आओ, बैठो, टिफिन करो, चले जाओ। देखते हो ना एसबीआई बैंक का कितना मीम्स निकलता है, एसबीआई के एम्प्लॉय कुछ भी आओ, लंच टाइम के बाद आइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। लेकिन तुम प्राइवेट बैंक जाओ, तुम एचएसबीसी घुस जाओ, तुम आईसीआई घुस जाओ, हाँ सर क्या करने बोलिए, हाँ सर, फट तुम्हारा काम करता है। क्यों? इन लोग के पास मोटिवेशन है हार्ड वर्क का। वहाँ पे एसबीआई का गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, वो काउंटर में जाओ, वो काउंटर में जाओ। उन लोगों को पता है जॉब से तो कोई निकालना है नहीं, लंच के बाद आओ। तो क्या रहता, कोई इंसेंटिव ही नहीं है मेहनत करने का उन लोगों के पास। अब जिंदगी भर नौकरी लगा हुआ है, खाएगा 60 साल तक। क्या आज हम लोग आईसी क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 करने वाले हैं, और इस चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि इकोनॉमीज का मतलब क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जहाँ पे इकोनॉमिक इंटरैक्शन हो रहा है। मतलब एक कंट्री बोल लो या एक स्टेट बोल लो, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे कि है इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो इकोनॉमी का मतलब एक ब्रॉड एरिया जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज का मतलब क्या है। इकोनॉमीज बहुत सारा टाइप्स के सब, जैसे कि यूएस इकोनॉमी हो गया, चाइना का इकोनॉमी हो गया, इंडिया का इकोनॉमी हो गया। क्या ये सब इकोनॉमी सेम है? सब अलग अलग एक दूसरे से। तो क्लियर है? तो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि कितना टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज को। तो अगर इकोनॉमी को क्लासीफाई करें तो कौन सा बेसिस पे करेंगे? सबसे पहले बेसिस भी समझना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर तुम लोग को बोले कि तुम लोग में आधा स्टूडेंट यहाँ आ जाओ, आधा यहाँ आ जाओ, तो तुम लोग रैंडमली आधा आधा हो जाओगे। बट हम तुम लोग को बोले कि जितना बॉयज़ है एक जगह हो, जितना गर्ल्स है एक जगह हो, तो क्या होगा? तुम लोग जेंडर के हिसाब से बॉयज़ एंड गर्ल्स अलग अलग होगे। या हम तुम लोग को बोले कि जितना हिंदूज है सब एक साइड आ जाए, क्रिश्चियन एक तरफ हो जाए और मुस्लिम्स एक जगह हो जाए, तो रिलीजन के बेसिस पे हम डिवाइड किए। तो उसी तरह बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन कुछ रहना चाहिए। तो इकोनॉमी को हम लोग दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी को हम लोग दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं। नंबर 1 है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। पहला है on the basis of development, और दूसरा है on the basis of nature of economic system। दूसरा है on the basis of नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ये दो बेसिस पे हम लोग चाहे तो इकोनॉमी को डिवाइड कर सकते हैं। तो अब पहला देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इकोनॉमी कितना पार्ट में डिवाइड होगा, कितना टाइप्स में डिवाइड होगा? नंबर 1 डेवलप्ड इकोनॉमी, नंबर 2 डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक दो पार्ट में क्लासिफाई हो सकता है, डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इकोनॉमी कितना पार्ट में क्लासिफाई होगा? नंबर 1 कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नंबर 2 सोशलिस्टिक इकोनॉमी। नंबर 3 मिक्स्ड इकोनॉमी।
तो ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमी 3 टाइप में क्लासिफाई होगा, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमी 2 टाइप में क्लासिफाई होगा, डेवलप्ड इकोनॉमी एंड डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो अभी ये सबका टाइप्स हम बताए, अब इसका क्या मीनिंग है, सबका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देखो एक इकोनॉमी डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ये कौन डिसाइड करेगा? एक इकोनॉमी डेवलप्ड इकोनॉमी है या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, ये डिसाइड करने का हक किसको है? कौन करेगा? कौन सा बेसिस पे तुम बोलोगे भाई ये डेवलप्ड इकोनॉमी है या ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है या डेवलपिंग इकोनॉमी है? देखो पॉज कर दो इसको, अजान लग रहा है। तो तुम्हारा इकोनॉमी जो है वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग है, ये डिटरमाइन होता है बाय इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री। ये क्लासिफाई करता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या करता है? कंट्रीज को 2 कैटेगरी में बांट देता है, रिच कंट्रीज एंड पुअर कंट्रीज। तो जो रिच कंट्री है वो डेवलप्ड इकोनॉमी हो गया, जो पुअर कंट्रीज के कैटेगरी में आते हैं वो लोग डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी हो गया। अब रिच एंड पुअर कैसे करके क्लासिफाई होगा? सबका अपना अपना डेफिनेशन। अब मेरे लिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए है तो वो अमीर, अब जिसके पास 1 करोड़ है वो सोचेगा नहीं, जिसके पास 100 करोड़ है वो अमीर। तो अब रिच एंड पुअर का डेफिनेशन क्या दिया गया है? बोला गया है वो कंट्री जो लो इनकम कंट्रीज है, मतलब जिसका पर कैपिटा इनकम, मतलब जहां पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एक इंसान का एवरेज इनकम उस कंट्री का अगर $1045 से कम है सालाना, $1045, $1045 रफली अराउंड होता है तुम्हारा, इंटू अगर 80 कर दो तो 80,000 रुपया कुछ हो रहा है। ठीक है, या 90,000 रुपये के आसपास हो रहे हैं। तो अगर एक इंसान का सालाना ईयरली इनकम कोई कंट्री में 80 या 90,000 से कम है, $1,045 से कम है, तो वो पुअर इनकम कंट्री, पुअर कंट्री हो गया या लो इनकम कंट्री हो गया। उसके बाद बोला गया मिडिल इनकम कंट्री। अगर आपका पर कैपिटा इनकम $US में $1,046 से लेकर $12,695 तक है तो आप मिडिल इनकम कंट्री में। अगर $12,695 से ज़्यादा है तो आप हायर इनकम कंट्री में हो। समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। लो और मिडिल इनकम कंट्री को बोला जाता है अंडर डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमी, हाई इनकम कंट्री को बोला जाता है डेवलप्ड इकोनॉमी। तो डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप या डेवलपिंग इकोनॉमी कौन सा बेसिस पे डिवाइड होता है? कौन सा बेसिस पे डिवाइड होता है कबीर? डेवलप्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो डिवीजन होता है कौन सा बेसिस पे डिवाइड करते हैं? डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है? एवरेज इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कंट्री के बेसिस पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब आते हैं सर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? ये तो आप क्लासिफिकेशन बता रही है, डेफिनेशन होता है डेवलप्ड इकोनॉमी का। डेवलप्ड इकोनॉमी का क्या मतलब? पेंसिल ले लो, पेज नंबर 51 मार्क करो। डेवलप्ड इकोनॉमी इज अ कंट्री डिफाइंड एज द कंट्री विच हैज अ रियल हाई रियल पर कैपिटा इनकम। मतलब वो कंट्री जिसका पर कैपिटा इनकम, जिसका एवरेज इनकम एक इंसान जो वो कंट्री में रह रहा है हाई है, तो उस कंट्री को हम लोग बोलते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी। एग्जाम्पल डेवलप्ड इकोनॉमी का यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, ये सब क्या एग्जाम्पल है डेवलप्ड इकोनॉमी का, जहां पे रहने वाले लोगों का पर कैपिटा इनकम, एवरेज इनकम जो है वो बहुत हाई है। क्लियर हो गया? तो डेफिनेशन भी समझ में आ गया और एग्जाम्पल भी दे रही है कौन कौन सा कंट्री है जो डेवलप्ड इकोनॉमी है। अब आते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और डेवलपिंग इकोनॉमी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब होता है या डेवलपिंग इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जिस कंट्री में वहाँ के लोग जो रह रहे हैं, तो रहने वाले लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है या एवरेज इनकम जो है वो लो है, कम है, तो उस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी। जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सब हम लोग क्या है? हम लोग डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कैटेगरी में
फॉल करते हैं, ठीक है। देखो इंडिया जो है ना वो तीनों कैटेगरी में आते हैं, डेवलप्ड में भी आता है, अंडर डेवलप्ड में भी आता है, डेवलपिंग में भी आता है, क्योंकि इंडिया का कुछ ऐसा सेक्टर है जो डेवलप्ड कर गया एकदम, कुछ ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है, और कुछ ऐसा सेक्टर है जहां पे अभी भी पूरा तरह से अंडर डेवलप्ड है, समझ में आ रहा है। बट ओवरऑल इंडिया को एक डेवलपिंग इकोनॉमी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया का लोगों का इनकम जो है अभी कम है, बट इंडिया के अंदर पोटेंशियल है बेटर करने का और अच्छा करने का। समझ में आ रहा है बात? तो क्लियर हो गया पॉइंट। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखो चार्ट वहां पे बना हुआ है 53 में। अगर तुमसे पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, या तुमसे पूछा जाए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, पेज नंबर 53, दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे दिया और यही दोनों का डिफरेंस है। अगर तुमसे क्वेश्चन में आए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप और डेवलपिंग इकोनॉमी, तो कैसे लिखना है? पहले में सबसे पहला डेफिनेशन लिख दिए, उसके बाद 3-4 पॉइंट लिख दिए, या अगर कैरेक्टरिस्टिक्स भी आई तो बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स को भी लिख दिए। अब देखो ये एकदम ईजी है। सबसे पहला दोनों का हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे और साथ ही साथ दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएगा। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला, लो पर कैपिटा इनकम। डेवलप्ड इकोनॉमी का हाई पर कैपिटा इनकम। अंडर डेवलप में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहेगा, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। डेवलप्ड इकोनॉमी में हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब अब पता है ना, रहन सहन का तरीका। हम लोग के इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों के पास ट्रैवलिंग का अच्छा सुविधा नहीं है, रोड नहीं है ना। बट जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे ट्रैवलिंग का बहुत अच्छा कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छा मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर है डेवलपिंग इकोनॉमी में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, भुखमरी और गरीबी बहुत देखने को मिलेगा। डेवलप्ड इकोनॉमी में तुमको भुखमरी और गरीबी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मेरे कज़न है वो दुबई में रहता है, काम करता है वहाँ पे। कोई वो बोलता है कि हम लोग के अपार्टमेंट में जो मेड आती है काम करने वो कार से आती है। हाँ, मतलब मेड जो काम वाम करने आती है, घर वर साफ करने या खाना वाना बनाने, वो कार से आती है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग अगर मान लो हम लोग के यहाँ पे कोई मेड आ रही है, नौकरानी, और वो कार से आ रही है, तो अरे बाप, कार हम लोग का पास नहीं है, इसके पास है। मतलब आज भी बहुत सारा घर है जहाँ पे मेड काम करती है, वो मालिक के पास कार नहीं है, तो मेड का तो तुम छोड़ ही दो। क्यों? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है वहाँ का। समझ में आ रहा है बात? भुखमरी नहीं है, सब डेवलप्ड इकोनॉमी का। और बड़ा बड़ा कंट्री में तो तुमको नौकर खोजने परेशानी होगा। यूएस एंड ऑल हो गया, कनाडा एंड ऑल में हाउस हेल्प खोजना बहुत मुश्किल है और बहुत हाई सैलरी रहते हैं उन लोगों का। समझ में आ रहा है? एक हम यूट्यूब में एक वीडियो देख रहे थे, कनाडा में कोई इंडियन था तो व्लॉग बनाता है, वो बोल रहा है कि मेरा टॉयलेट का फ्लश ख़राब हो गया और हमको फ्लश ठीक करवाना था। तो वो बुलाता है जो पाइप का जो मिस्त्री रहता है, उसको बुलाया। कितना चार्ज किया पता है वो? इंडियन करेंसी के हिसाब से 40,000 रुपये, इंडियन करेंसी के हिसाब से 40,000 रुपीज़। कंपनी रहता है वहाँ, ऐसे नहीं कि तुम बुला लिए, कंपनी को तो कॉल किए, वो आया। 40,000 रुपये, सोले 40,000 में यहाँ पूरा घर में बाथरूम बन जाएगा, नया बाथरूम बन जाएगा वहाँ फ्लश ठीक करने का। समझ में? तो वहाँ पे पॉवर्टी बहुत कम है, यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज, लार्ज इनकम इनइक्वालिटीज देखो, जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, वहाँ पे अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बहुत ज़्यादा है। मतलब जो अमीर है तो बहुत अमीर है, जो गरीब है तो बहुत गरीब है। बट जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, वहाँ अमीरी और गरीबी के बीच में ज़्यादा फासला नहीं रहता है। इसी को बोलते हैं लो इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब है अमीरी और गरीबी के बीच में अंतर। चलो नेक्स्ट आते हैं, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में ज़्यादातर लोग जो अपना रोजगार जनरेट करते हैं वो एग्रीकल्चर के थ्रू करते हैं। किससे? एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के थ्रू। बट डेवलप्ड इकोनॉमी में ऐसा नहीं है, वो लोग इंडस्ट्रीज के थ्रू। जापान से पैसा कैसे कमाते हैं लोग? इंडस्ट्रीज के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। पर हम लोग इंडिया में ज़्यादातर लोग किसानी करके कमा रहे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है टोटल इनकम में, नेशनल इनकम में, वो बहुत हाई रहता है डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में। और डेवलप्ड इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को उतना शेयर नहीं रहता है टोटल इनकम में।
अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में पॉपुलेशन बहुत हाई रहता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, देखो इतना हाई पॉपुलेशन। डेवलप्ड इकोनॉमी में पॉपुलेशन कम रहता है, बहुत कम रहता है, मतलब इतना कम वो लोग टेंशन में आ जाते हैं। डेवलप्ड इकोनॉमी का पॉपुलेशन जो है इतना कम रहता है, गवर्नमेंट टेंशन में आ जाता है कम पॉपुलेशन की वजह से। पता है तुम लोगों को, जैसे कि जापान में गवर्नमेंट बोलता है कि तुम एक बच्चा को जन्म दो, तुम लोग को गवर्नमेंट पैसा देगा, 12 लाख रुपए देता है एक बच्चा को जन्म देने का। मतलब तुम्हारा एक बच्चा हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से तुमको 12 लाख रुपए मिलेगा जापान में। बोलो क्यों? क्योंकि उन लोग का पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग की तरफ चला गया है, पॉपुलेशन कम होते जा रहा है। तो अगर लोग बर्थ नहीं देगा बच्चा को तो पॉपुलेशन तो डिक्लाइन हो जाएगा ना, पूरा खत्म हो जाएगा। इस वजह से वो लोग इंसेंटिव दे रहा है, भाई तुम बच्चा बर्थ दो, हम लोग 12 लाख रुपए देंगे। लेकिन फिर भी वो लोग देने नहीं मांग रहे, बच्चा बर्थ देने नहीं मांग रहे जापानीज लोग। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना हाई है ना, बच्चा को पढ़ाना लिखाना, वो लोग का मेंटालिटी बन गया उस तरह से, नहीं भाई कौन झमेला रखेगा। तो ये प्रॉब्लम है। बोलो वहाँ पर का ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में हर जगह बेरोजगारी तुमको नजर आएगा। अपने कंट्री में कितना बेरोजगारी है सोचो। बीच में मीम्स वायरल हुआ था ना, जेसीबी खोदाई कर रहा है और आदमी लोग गोल होके देख रहे है ना। तो सोचो कितना अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे कि जेसीबी का खुदाई जो है आदमी लोग देख रहे हैं गौर से। डेवलप्ड इकोनॉमी में सब होता है कुछ नहीं, बिजी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट है ना, बेकार का टाइम नहीं है उन लोगों के पास। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, अंडर डेवलप्ड में बहुत हाई है। ठीक है, इतना पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। तो कोई भी डाउट कि सर डेवलप्ड इकोनॉमी या अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, पर एक कभी अगर तुम याद रख लोगे ना, दूसरा उसका ऑपोजिट है। समझ में आ रहा है? हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, लो रेट ऑफ पॉपुलेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्लियर हो रहा है पॉइंट? हायर इनकम, लोअर इनकम, हायर एजुकेशन, हाई रेट ऑफ लिटरेसी, वहां पे लो रेट ऑफ लिटरेसी, सब ऑपोजिट हो जाएगा। चलो अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में। अगर इकोनॉमी को टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम में क्लासिफाई किया जाए, बांटा जाए, सर ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेस कंट्री में कौन ओन कर रहा है, उसके बेसिस में अगर तुम इकोनॉमी को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इकोनॉमी 3 पार्ट में क्लासिफाई होगा। कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। चलो अब हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी से। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को कैपिटलिज्म भी बोला जाता है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका अलग अलग नाम जान लेंगे। क्या क्या नाम है, क्या क्या अलग अलग नाम से कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जाना जाता है? कैपिटलिज्म, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, लेजर फेयर इकोनॉमी। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री इकोनॉमी, व्हाट डू यू मीन बाय लेजर फेयर इकोनॉमी। अब स्टूडेंट वहाँ एग्जाम हॉल में बैठ के टीचर को गाली दे रहा है, स्कूल का और ट्यूशन का, जाते रहे तो बताइए ही नहीं, ऐसा कुछ इकोनॉमी होता है। समझ में आ रहा है? तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को ही बोला जाता है मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, लेजर फेयर इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में रहता है, जहां पे ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में रहता है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एकदम मिनिमम या नो इंटरवेंशन रहता है। जो भी डिमांड एंड सप्लाई और प्रोडक्शन होता है वो सब प्राइवेट इंडिविजुअल्स लोग मार्केट के हिसाब से करता है। इस इकोनॉमी को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जैसे कि यूएस में जितना भी काम है, जितना भी बिजनेस है, सब प्राइवेट कंपनीज चलाता है, कोई गवर्नमेंट उसमें वहां पे इंटरफेयर नहीं करता है। इसीलिए देखो जितना बड़ा बड़ा बिजनेस है, जितना बड़ा बड़ा एंटरप्रेन्योर्स है, सब यूएस से, क्योंकि वहां पे इसका छूट दिया हुआ है कि जो करना है करो, जो बिजनेस करना है करो, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं रहता है। तो इस इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, जहां पे
प्रोडक्टिव रिसोर्सेस का ओनरशिप इंडिविजुअल्स के पास रहता है, प्राइवेट फर्म्स के पास रहता है, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन एकदम मिनिमम रहता है। क्लियर हो गया पॉइंट? इस इकोनॉमी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं? लेजर स्फीयर इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। समझ में आ रहा है बात? इसका एग्जाम्पल हो गया यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, ये सब क्या है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। सर इसका कुछ फीचर्स बता दीजिए ना, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का क्या क्या फीचर्स है देख लेते हैं। पहला फीचर है प्राइवेट प्रॉपर्टी। देखो, जब प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन कर रहा है, इसका मतलब है प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा है? प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा, प्राइवेट हाउस रहेगा, प्राइवेट बिजनेस फर्म्स रहेगा, लैंड रहेगा, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। दूसरा है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी रहेगा। राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब जो मेरा सामान है वो ऑटोमेटिकली मेरा बेटा को ट्रांसफर हो जाएगा, जो मेरा बेटा का सामान है वो उसके बेटा को मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो मेरा सामान कोई बाहर वाला या गवर्नमेंट बोल दे चलो तुम मर गया मेरा हो गया, नहीं। राइट ऑफ इनहेरिटेंस है मतलब आपका जो भी प्रॉपर्टी है वो आपके ऑफस्प्रिंग को इनहेरिट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये फीचर पाया जाता है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में फ्रीडम है इंटरप्राइज के पास, इंडिविजुअल के पास, कि वो कोई भी लीगल और लॉफुल काम कर सकता है, बिजनेस कर सकता है। जैसे कि तुम सोचे कि यार जापान में, कल हम वीडियो में देख रहे थे फेसबुक में, जापान में सोचो बिजनेस क्या लेवल में उन लोग ले गया है, मतलब यहां तो कोई सोच नहीं सकता है। तुम फादर, मदर, सिस्टर या गर्लफ्रेंड भी रेंट में ले सकते हो। क्यों? फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, जो करना है करो। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन है नहीं। अब भाई हमको बाप का प्यार चाहिए, एक हफ्ता के लिए बाप को भाड़ा में लेकर आ गए रेंट में, चलो वो बाप रहेगा। व्लॉग कोई का था, हम देख रहे थे, चेक कर रहे थे, वो गर्लफ्रेंड को रेंट में लेके एक दिन घूम रहा है रेस्टोरेंट में, यहाँ वहाँ। तो फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज एंड ऑक्यूपेशन, तुमको जो बिजनेस करना है लॉफुल और लीगल रहना चाहिए, उस इकोनॉमी के हिसाब से तुम कर सकते हो। तुमको लग रहा है चप्पल बनाना है, चप्पल बनाओ। फिर तुमको लग रहा है नहीं कपड़ा का डिमांड बढ़ गया, कपड़ा बनाओ। तुमको लग रहा है कि नहीं रेस्टोरेंट खोलना है, रेस्टोरेंट खोलो। तो फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, लीगल लॉफुल रहना चाहिए उस कंट्री में, जो करना है करो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंटरफियरेंस नहीं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर। जब दुकानदार के पास चॉइस है, जो चाहे वो बेचे बनाए, तो कंज्यूमर के भी पास चॉइस है, जो तुमको खरीदना है खरीदो। जैसे कि हम देखें यार ये दुकान का सामान हमको पसंद है, नहीं मत खरीदो, दूसरा दुकान से लो। तो कंज्यूमर के पास भी फ्रीडम है, वो जो चाहे वो परचेज कर सकता है, वो कंज्यूम कर सकता है। प्राइस मैकेनिज्म। सर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है? प्राइस डिटरमाइन होता है बाय मार्केट फोर्सेस। देखो बोलने को तो बोला जाता है कि प्राइस जो है वो डिटरमाइन करता है सेलर, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, लेकिन एक्चुअली मार्केट डिटरमाइन करता है, सेलर भी नहीं करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये टी शर्ट जो है, ये टी शर्ट जो हम पहन के ये सब जगह बिक रहा है 200, तुम बोलोगे हम इसको 400 में बेचेंगे, तो 400 में बेच पाओगे तुम? नहीं। तो दाम कैसे डिटरमाइन होगा? मार्केट से, डिमांड और सप्लाई से। तो मार्केट मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म वहां पे चलता है। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर हो गया पॉइंट? कंपटीशन, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में तुमको कंपटीशन देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स है, बहुत सारे कंपनीज ऑपरेट कर रहे हैं, तो कंपटीशन रहेगा एक दूसरे में, और यही कंपटीशन जो है इकोनॉमी को आगे ले जाता है। देखो जियो लेकर आया अपना रिचार्ज वाला मॉडल, कंपटीशन बढ़ा, बाकी सबको भी अपना दाम कम करना पड़ा। समझ में आया बात? क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट आता है प्रॉफिट मोटिव। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में सेलर या प्रोड्यूसर लोग का क्या मोटिव से बिजनेस करता है? प्रॉफिट, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स तो प्रॉफिट मोटिव से ही काम करेगा। क्लियर है पॉइंट? सेल्फ इंटरेस्ट की तरफ ध्यान देते हैं उन लोग, अपना उन लोगों का मोटिवेशन क्या रहता है? मोर हार्ड वर्क मोर प्रॉफिट।
एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम। गवर्नमेंट इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में एक ज़रा भी इंटरफियर नहीं करता। गवर्नमेंट बोलता है नहीं भाई तुम्हारा जो दिल है करो, हम तुम लोग को कुछ बोलने नहीं जाएंगे। अच्छा, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का कुछ एडवांटेजेस होगा तो कुछ डिसएडवांटेजेस होगा, तो हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब पढ़ते हैं। पहला एडवांटेज है स्पिरिट ऑफ इंटरप्राइज। स्पिरिट ऑफ इंटरप्राइज का मतलब क्या रहता है? मोटिवेशन टू वर्क हार्ड रहता है। प्रॉफिट मोटिव जो है तुमको क्या करता है? मोटिवेट करता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत से काम करो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं तो मेरे पास मोटिवेशन है ना काम करने का। स्कूल में मेरे पास मोटिवेशन हो सकता है नहीं हो कि भाई मेरा सैलरी तो फिक्स्ड है, बट यहाँ कोचिंग में मेरे पास मोटिवेशन है। अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तो अभी तुम लोग 10 हो, तुम लोग 10 जाकर बाहर और बोलोगे तो 10 से 15 होगा, 15 से 20 होगा। तो यहाँ पे क्या है? स्पिरिट ऑफ एंटरप्राइज। तुम्हारे पास मोटिवेशन रहता है। प्रॉफिट मोटिव जो रहता है तुमको मोटिवेशन देता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करो। तो ये पहला एडवांटेज है। दूसरा, इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। देखो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कुछ तुमको टेक्नोलॉजी में चेंजेस ज़्यादा नज़र आता है नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनी में आता है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे मेरे लिए उतना फ़ायदा है। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि प्राइवेट फर्म लोग जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको बेटर करेंगे, उतना ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा। तीसरा, एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। प्राइवेट कंपनीज जो है रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करते हैं। तुम मान लो गवर्नमेंट इंटरप्राइज है एक, तो गवर्नमेंट इंटरप्राइज में तुम जान रहे हो कि अगर ये मशीन से 200 यूनिट डेली बन सकता है, तुम बोलोगे यार 200 यूनिट क्यों बनाएंगे, फालतू को तो कौन मेहनत करेगा, 100 यूनिट बनाने दो। बट यही तुम्हारा अगर प्राइवेट फर्म रहेगा तुम बोलोगे नहीं 200 बन सकता है, 200 बनाओ, 200 बना के बेचेंगे, ज़्यादा फायदा होगा। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में रिसोर्सेज को सही से यूज़ किया जाता है। क्लियर है पॉइंट? न्यू कंज्यूमर गुड्स, नए नए कंज्यूमर गुड्स तुमको देखने को मिलेगा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। नया नया हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट तुमको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक फ्रीडम है तुम्हारे पास, जो काम करना है करो, जो काम नहीं करना है मत करो। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये सब एडवांटेजेस है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस भी है। पहला डिसएडवांटेजेस है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सर क्या मतलब है इसका इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ का? बाबू इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब है कि देखो अब हर आदमी तो बिजनेस नहीं करेगा, कुछ ही लोग करेगा और बाकी सब तो काम करेगा। तो कुछ लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बट बाकी सबके पास नहीं होगा। तो गरीबी और अमीरी के बीच में फासला और बढ़ जाएगा। दूसरा है क्लास स्ट्रगल। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ना दो क्लास में सोसाइटी बढ़ जाता है, एक होता है मालिक और एक होता है वर्कर। समझ में आ रहा है बात? मालिक और वर्कर, अमीर और गरीब। और बहुत सारे टाइम ये दोनों क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। तुम लोग क्लास 10 में पढ़े होगे हिस्ट्री में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी में, रशिया में हिटलर या मुसोलिनी, ये लोग यही क्लास स्ट्रगल लड़वा के अमीर और गरीब को आगे बढ़ा था। तो क्लास स्ट्रगल बहुत सारा टाइम कंट्री में वॉर करवा देता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस करवा देता है। ये डिसएडवांटेज है। इनकम इनस्टेबिलिटी। देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्राइवेट का फर्म्स कर रहा है अपना फ़ायदा के लिए कर रहे हैं, जहां उसको अपना फ़ायदा नज़र नहीं आएगा वहां पे वो रोक देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम तुमको बताते हैं, एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन है मान लो कैंसर का, ठीक है। अब कैंसर का मेडिसिन, अब ऐसे तो नहीं है कि डेली किसी न किसी का कैंसर हो रहा है। अब मान लो वो कैंसर का मेडिसिन सेल हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है क्योंकि हर आदमी को तो है नहीं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी मेडिसिन है। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में प्राइवेट फर्म देख रहा है कि यार इसको बेच कर हमको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, बनाना बंद कर दो। सिगरेट बेच के ज़्यादा पैसा हो रहा है, सिगरेट बना के बेचो। समझ में आ रहा है बात? मेडिसिन बनाना बंद कर दिया, तो ये डिसएडवांटेज है ना। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये क्या हो गया, इसको हम लोग आ जाएंगे निगलेक्ट ऑफ सोशल वेलफेयर। मतलब सोशल वेलफेयर वो लोग नहीं देख रहे, अपना मुनाफा देख रहे हैं। जहां अपना प्रॉफिट है उसको कर दो। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारे टाइम रिसोर्सेज को मिस यूज कर लेते हैं अपना फायदा के लिए। जैसे कि मान लो एक लेबर है, तो बंधुआ मजदूर का कॉन्सेप्ट सुने हो ना? बंधुआ मजदूर मतलब स्लेव की तरह काम करवा रहा है, 18-18 घंटा, 20-20 घंटा, कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो गया? मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। समझ में आया बात?
इमरजेंस ऑफ मोनोपोली पावर, बहुत सारा टाइम मोनोपोली पावर बन के उभर जाता है कोई कंपनी। जैसे कि देखो अभी रिलायंस जो जियो जो है वो मोनोपोली की तरफ बढ़ रहा है। आज से 10-15 साल पहले बहुत सारा नेटवर्क ऑपरेटर था, है ना, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल, यूनिनॉर, टाटा डोकोमो, BSNL, बहुत था। अब 1-2 ही रह गया है ना, एक वी रह गया है, वोडाफोन, आइडिया, वी, एयरटेल और जियो। अब आहिस्ता आहिस्ता करके देखना एयरटेल को और वी को भी हटा दिया तो मोनोपोली हो जाएगा जियो का। एक बार मोनोपोली हो गया तो जितना फ्री दिया है सब डबल निकाल लेगा, क्योंकि तुमको यूज़ करना ही पड़ेगा और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। समझ में आया बात? तो ये सब इसका क्या है, डिसएडवांटेजेस है, डीमेरिट्स है। अब आते हैं हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी में। सर सोशलिस्टिक इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, स्टेट के कंट्रोल में रहता है और गवर्नमेंट उसको यूज करता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। कोई भी प्राइवेट फर्म्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल है चाइना, रशिया, ये सब सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। यहाँ पर पूरा का पूरा जो है जितना भी कंपनी है सब गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। समझ में आए बात? तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी के एक और नाम है, क्या नाम है इसका? प्लान्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? प्लान्ड इकोनॉमी। अब इसका क्या फीचर है? पहला है सोशलिस्टिक ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबको ओन करके कौन रखता है? गवर्नमेंट। कौन ओन करके रखता है? गवर्नमेंट। दूसरा है इकोनॉमिक प्लानिंग, हर कुछ प्लानिंग के हिसाब से होता है। 5 ईयर प्लान, अपने कंट्री में भी पहले था 5 ईयर प्लान, मतलब पहले ही से गवर्नमेंट प्लान कर लिया, इस साल में हमको ये इतना बनाना है, ये इतना बनाना है, ये इतना बनाना है, और उस हिसाब से काम होता है। डिमांड सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ। सोशल वेलफेयर, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है, सोशल वेलफेयर, लोगों का भला करना है। तीसरा इनकम इक्वालिटीज, यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटीज देखने को ज़्यादा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है। जितना भी वर्कर है वो सब कहाँ का, किसके लिए काम करते हैं? गवर्नमेंट के लिए। तो सब वर्किंग क्लास है और गवर्नमेंट जो भी पैसा कमाता है वो इन्हीं लोगों के ऊपर खर्च करता है। तो अमीरी और गरीबी में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। क्लासलेस सोसाइटी, ये नहीं कि अपर क्लास लोअर क्लास ऐसे देखने को यहाँ नहीं मिलता है। एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन यहाँ पे नहीं है। क्यों? गवर्नमेंट अकेला सब कुछ चला रहा है, गवर्नमेंट अकेला राज है। क्लियर पॉइंट? अब इसका क्या एडवांटेजेस है सर या डिसएडवांटेजेस है? पहला एडवांटेज बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूज करता है क्योंकि वो लोग का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं रहता। इसीलिए देखो पोस्ट ऑफिस लॉस में चल रहा है फिर भी चल रहा है, क्योंकि रिसोर्स को यूज करना पड़ेगा। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज किया जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल इनकम जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लासलेस सोसाइटी, ये सब क्या है? एक्सप्लेन किया है, एडवांटेजेस है। प्रोडक्शन ऑफ मोर यूजफुल गुड्स, क्या मतलब है प्रोडक्शन ऑफ मोर यूजफुल गुड्स का? गवर्नमेंट वही सब गुड्स को प्रोड्यूस करता है जो कि अच्छा रहता है, काम का रहता है। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि जो भी बिक रहा है बेच दो। बट इसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है, सबसे पहला डिसएडवांटेज है डिफिकल्टी इन्वॉल्व इन द रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्सेज को सही तरीका से डिवाइड नहीं किया जाता। क्यों? अरे गवर्नमेंट ऑफिसर लोग थोड़ी उतना मेहनत करेगा। BSNL क्यों डूब गया? VSNL क्यों डूब गया? अभी देखो और जितना गवर्नमेंट कंपनी एयर इंडिया क्यों डूब गया? रिसोर्सेज को सही से यूज नहीं किया गया। दूसरा लॉस ऑफ एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में बहुत नुकसान होता है। जैसे कि देख लो, मेरा अंदर कोई टैलेंट है कुछ करने का, बट हमको बोला नहीं तुम नहीं कर सकते, तुमको यही काम करना होगा, तो तुम्हारा वो टैलेंट तो वेस्ट हो गया ना। लॉस ऑफ इंसेंटिव्स, कोई मोटिवेशन नहीं है हार्ड वर्क का। भाई हमको तो गवर्नमेंट के लिए काम करना है, महीना के एंड में 40,000 30,000 मिलेगा, क्यों मेहनत करे? 10 बजे आओ, बैठो, टिफिन करो, चले जाओ। देखते हो ना SBI बैंक का कितना मीम्स निकलता है। SBI के एम्प्लॉय कुछ भी आओ, लंच टाइम के बाद आइए, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। लेकिन तुम प्राइवेट बैंक जाओ, तुम HSBC घुस जाओ, तुम ICI घुस जाओ, हाँ सर क्या करना है बोलिए, हाँ सर हाँ सर, फट फट तुम्हारा काम करता है। क्यों? इन लोग के पास मोटिवेशन है हार्ड वर्क का। वहाँ पे SBI का गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा, वो काउंटर में जाओ, वो काउंटर में जाओ। वो लोग को पता है जॉब से तो कोई निकालना है नहीं, लंच के बाद आओ। तो क्या रहता, कोई इंसेंटिव ही नहीं है मेहनत करने का उन लोगों के पास। अब जिंदगी भर नौकरी लगा हुआ है, खाएगा 60 साल तक, क्या दरकार काम करने का?
सेम टीचिंग में भी होता है। गवर्नमेंट स्कूल का टीचर को ले लो और प्राइवेट स्कूल का टीचर को ले लो, क्या गवर्नमेंट स्कूल का टीचर पढ़ा हुआ नहीं है? वो ज़्यादा पढ़ा हुआ है प्राइवेट स्कूल से, वो एग्जाम क्वालिफाई करके गवर्नमेंट जॉब उसका लगा है। प्राइवेट स्कूल के जो टीचर है उससे ज़्यादा क्वालिफाइड है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, बट नहीं पढ़ाता है। क्यों? इंसेंटिव नहीं है। जान रहे यार, अच्छा पढ़ाई खराब पढ़ाई जो करना करे, महीना के एंड में उतना ही सैलरी मिलना है। बट प्राइवेट स्कूल का टीचर को पता है खराब पढ़ाएंगे निकाल देगा, अच्छा पढ़ाएंगे तो सैलरी और हाई कर देगा, पोजीशन और हाई कर देगा, तो उसके पास मोटिवेशन है हार्ड वर्क का। समझ में आ रहा है बात? लॉस ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी, कंज्यूमर के पास कोई फ्रीडम नहीं है, जो गवर्नमेंट बना रहा है उसको यूज करना पड़ेगा, उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। लॉस ऑफ फ्रीडम, इंटरप्राइज के पास भी फ्रीडम नहीं है कि अपनी मर्जी से जो ऑक्यूपेशन चाहे वो कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये सब क्या है? डिसएडवांटेजेस है। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी के बीच का डिफरेंस भी तुम लोगों को पढ़ लेना है, देखना चार्ट में दिया हुआ है। अब आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। सर मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहां पे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का फीचर्स दोनों देखा जाता है। मतलब जहां पे कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट काम कर रहा है और कुछ सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज काम कर रहे हैं, कुछ सेक्टर में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट इंटरप्राइज और प्राइवेट इंटरप्राइज दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, को एग्जिस्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट कंपनी भी है, गवर्नमेंट कंपनी भी है। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसका फीचर्स क्या है? इसका फीचर दोनों का मिक्सचर है। पहला फीचर है को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक कंपनी भी है और प्राइवेट कंपनी भी है। यहाँ पे कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक इकोनॉमी दोनों एक साथ को एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक प्लानिंग से काम होता है यहाँ पर भी, और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी से भी काम होता है। रेगुलेशन एंड कंट्रोल जो है प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का रहता है। इंडिया में तुम हर कुछ अपने मर्जी से नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट से भी तुमको कुछ ना कुछ परमिशन, लाइसेंसिंग एंड ऑल लेना पड़ता है। प्राइस मैकेनिज्म काम करता है यहाँ पे कोई भी चीज़ का दाम जो है वो मार्केट इकोनॉमी के थ्रू डिटरमाइन होता है। प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट कंपनी के बाद प्रॉफिट मोटिव है, और फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज भी है यहाँ पे। ऐसा नहीं है हमको कोई ज़बरदस्ती टांग के नहीं लगेगा चलो गवर्नमेंट कंपनी में ही तुमको काम करना है, नहीं, मेरा फ्रीडम, हम जो चाहे करें। क्लियर पॉइंट? तो ये सब इसका फीचर्स है। कुछ एडवांटेजेस भी है। इसका क्या एडवांटेज है? पहला है प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो वो सेक्टर जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा कर सकता है, गवर्नमेंट करता है, वो सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स अच्छा कर सकते हैं, प्राइवेट फर्म्स करता है, तो एलोकेशन रिसोर्सेज बेटर वे में एलोकेट हो पाता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आता है। एडवांटेज है मार्केट सिस्टम का, डिमांड एंड सप्लाई का एडवांटेज है। यहाँ पे देखते हो ना, जब आलू प्याज बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो गवर्नमेंट कम दाम में बेचना चालू कर देता है ना। तो एडवांटेज है मिक्स्ड इकोनॉमी का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है मिक्स्ड इकोनॉमी का। क्यों? दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्या हो गया इसका एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस भी है, दोनों सेक्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। डीमेरिट्स है ना, प्राइवेट फर्म और पब्लिक फर्म के बीच, गवर्नमेंट फर्म के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और होता भी है। देखो जियो आया, बीएसएनएल को साइड कर दिया। बीएसएनएल में सबका गवर्नमेंट जॉब था, खत्म, हटा दिया जॉब से, निकाल दिया। दूसरा शॉर्ट लिव्ड नेचर। देखो ये तरकीब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, क्योंकि इवेंचुअली या तो प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी को खा जाएगा, या गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी को खा जाएगा। तो एक साथ नहीं हो सकता है, आग और पानी एक साथ नहीं टिकेगा। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो जनरली इस टाइप ऑफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस एकदम बदतर रहता है। गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कौन सा अच्छा है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस मिक्स्ड इकोनॉमी में एकदम बेकार रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या है इसका डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं कि सर ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया, कुछ भी पूछना है आप लोगों को पूछ सकते हैं। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दोनों का बीच का डिफरेंस पढ़ना है, सिंपल इकोनॉमी एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या है? सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर ही सिर्फ फोकस करता है।
कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जो बहुत सारा प्रोडक्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, जहाँ पे मतलब समझ में नहीं आया, सिंपल लैंग्वेज में समझाना होगा। देखो सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है, एक आदमी एक प्रोडक्ट बना रहा है, जैसे कि हम कपड़ा बना रहे हैं, सिर्फ हम कपड़ा ही बना रहे हैं। अब हमको चावल का ज़रूरत हुआ तो जिसका पास चावल है उससे लेके कपड़ा दे देंगे, बार्टर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में मतलब एक इंसान एक पूरा प्रोडक्ट नहीं बना रहे, एक प्रोडक्ट का पार्ट में हेल्प कर रहा है और बदले में पैसा ले रहा है और उस पैसा से अपना ज़रूरत को पूरा कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई मैकेनिक है, अब मेरा काम जो क्या है, हम गाड़ी का सिर्फ इंजन बनाते हैं, ठीक है, पूरा इंजन कहीं बिक्री होता है, सिर्फ नहीं कार बिक्री होता है, इंजन बना के दे दिया, सैलरी ले लिए और उस सैलरी से अपना सब कुछ काम करेंगे। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। नेक्स्ट होता है क्लोज्ड इकोनॉमी एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, क्लोज्ड है, बाहर के कंट्री से कोई ट्रेडिंग नहीं हो रहा है। ओपन इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जहाँ पे हो रहा है, दूसरे कंट्री से बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, इसको बोलते हैं ओपन इकोनॉमी, जहाँ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का मतलब होता है वो इकोनॉमी जहाँ पे मेजर पोर्शन इनकम का एग्रीकल्चर के थ्रू आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का मतलब वो इकोनॉमी जहाँ पे मेजर पोर्शन इकोनॉमी का इंडस्ट्रीज के थ्रू आ रहा है, समझ में आ रहा है बात। चलो अब हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे कुछ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप्स, जैसे कि सार्क इंपॉर्टेंट है। सार्क का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। इसका मेंबर कब फाउंड हुआ था, ये एक ग्रुप 8 दिसंबर 1985 में। 7 मेंबर था उस वक्त इसका, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड मालदीव। फिर अफगानिस्तान भी 2007 में ज्वाइन कर लिया। फिर नेपाल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू नेपाल में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, साउथ एशिया रीजन में इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, साउथ एशियन कंट्री को डेवलप करना, ये सब क्या है इसका ऑब्जेक्टिव्स है, बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये फॉर्म हुआ था 1987 में 5 मेंबर के थ्रू, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड एंड सिंगापुर। फिर 10 हो गया 5 से, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार ज्वाइन कर लिया, समझ में आ रहा बात। तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। एशियन का ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन अमंग दी कंट्रीज। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट आता है ईयू, यूरोपियन यूनियन, जिसमें अभी करेंटली 26 मेंबर है। पहले यूके भी था, बट यूके अब इसको यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया है, समझ में आ रहा है बात। तो यूरोपियन यूनियन जो है एक पावरफुल कंट्री का ग्रुप है, यूरोप का जितना भी पावरफुल कंट्री है जिसका सेम करेंसी, जहां पूरा कंट्री में सेम करेंसी यूज होता है, जैसे कि डॉलर, तो यूरोपियन यूनियन का अपना जो डॉलर या पौंड जो है पूरा 28 कंट्रीज में वही करेंसी चलेगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक सिंगल मार्केट बनाना है सब कंट्रीज के लिए, जहां पे लोग, गुड्स इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री विदाउट एनी हेसिटेशन मूव कर सके। जैसे मान लो यहां से तुमको बांग्लादेश माल भेजना है, कितना तरह का रेस्ट्रिक्शन है, यू में कुछ नहीं, यू में इजीली एकदम एक कंट्री से दूसरा कंट्री सामान जा सकता है। फिर G8 है, G20 है। G20 अपनी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मीटिंग अपने इंडिया में ही हुआ था, समझ में आ रहा है बात। तो बस ये सबका शॉर्ट नोट सिर्फ पढ़ लेना क्या है इसमें, ये नहीं पूछेगा क्या, इस बोलेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन G20 या G8 ऑन एशियन, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एशियन, तो तुमको थोड़ा बहुत उसमें लिख देना है, 8 लाइन 6 लाइन लिख देना है। क्लियर पॉइंट। ये चैप्टर हम लोग का हो गया कंप्लीट। इससे रिलेटेड कुछ आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछ